पिताजी। प्रणाम पिताजी। मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और उसके 2-3 दिन बाद ही लौट पाऊंगा। नरेन, जी पिताजी। देखो बेटा, हम ये केस हार चुके हैं। हमारा घर परिवार अब हमारा नहीं रहा। ये घर हमें बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो घर परिवार को थोड़ा सहायता करने के लिए तुम्हारे लिए नौकरी करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम कहीं नौकरी की तलाश करो। पिताजी, मैं ये जानता हूँ, मैं नौकरी की तलाश में भी हूँ और मुझे जल्द ही नौकरी भी मिल जाएगी। मैं सही वक्त पर आपको इस बारे में जानकारी दूंगा। चलता हूँ पिताजी। जीते रहना। नमस्कार तिवारी काका। आओ आओ, कुछ रहो और बताओ, घर में सब तो घर ठीक में है? बिल्कुल सब ठीक है। मैं आप ही से मिलने के लिए आ रहा था। अरे बेटा, तुम्हारी नौकरी के लिए, अरे उनका नाम सुने हो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। अरे वो तो बहुत विद्वान लोग हैं। बेटा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बहुत बड़े आदमी भी है, और एक बार उनके वहाँ मन लगा के काम लिया तो कोई बात ही नहीं है। तिवारी काका, इतने बड़े आदमी का नाम सुनकर उनके साथ काम करना, ये सोचकर ही मुझे घबराहट हो रही है। अरे बेटे, इसमें घबराने की क्या बात है? अरे वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। एक बार उनका दिल जीत लिया तो कोई बात ही नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा तिवारी काका। हाँ, तो उन्हीं के साथ आज मैं मिलाऊं। चलो मेरे साथ आज। जी चलिए। तो मुझे मालूम था कि नरेंद्र वहां टिक ही नहीं सकता। अरे इतने बड़े आदमी के पास लगाया उसको, उसमें प्रॉब्लम क्या था? अरे नरेंद्र तो होनहार लड़का है और विद्यासागर एक ज्ञान के सागर है। दो बुद्धिमानों का टकराव तो होगा ही होगा। और दो शेर कभी एक जंगल में रह सकते हैं? अरे जगदीश भाई, विद्यासागर जी तो खुद उम्र में बड़े हैं और नरेंद्र भी छोटा बच्चा है। और अभी तक तो मैं नरेंद्र में ऐसा कोई अहंकार की भावना देखा ही नहीं। जो तुमने नहीं देखा वो नरेंद्र में नहीं है, ये तुमने कैसे समझ लिया? तुमको पता है वो वहां क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि यही अहंकार के टकराव की वजह से वो वहां नहीं टिक पाया। विद्यासागर जी नरेंद्र से जिस ढंग से काम करवाना चाहते थे वो नरेंद्र कभी नहीं करेगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि नरेंद्र ऐसा नौकरी करने वाला इंसान है? हाँ, ये बात जरूर है कि परिस्थिति आज उसकी कमजोर है, हालात ठीक नहीं है, इसलिए वो कर रहा है, लेकिन हमेशा नहीं करेगा। जगदीश भाई, ऐसा ही अगर चलते रहें तो नरेंद्र के लिए नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। जरा मुझे कुछ सोचने का मौका दो। इस बारे में हम जरूर विचार करेंगे। उसके पिता मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। उसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है और वो मैं जरूर करूंगा। ऐसी जगह उसकी नौकरी का बंदोबस्त करूंगा जहां नरेंद्र की मर्यादा को कोई ठेस ना पहुंचे। विद्यासागर ज्ञान सागर जरूर है, उनकी प्रतिज्ञा के प्रति कोई संदेह नहीं है और उनमें भी मान्यवीर अवगुण है। ये तो कहावत सुनी है ना कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। मुझे लगता है अब तुम्हें मालूम पड़ गया है कि नरेंद्र वहां क्यों नहीं टिक पाया। अगर मुझे पहले आपने बताया होता ना तो मैं वहां नरेंद्र को हरगिज जाने ही नहीं देता। क्या करूं जगदीश भाई, उनकी परिस्थिति देखकर मैं भी लाचार हो गया था। चलो अब कोई बात नहीं, आगे से सब ठीक हो जाएगा।
जब से दादा संन्यास लिया है या 10 साल हो गया, मैं खुद ही नहीं मिल पाया हूँ दादा से। दादा लेकिन- 80 साल में हैं, कहाँ हैं? तिवारी काका, आपने मुझसे वादा किया था कि आप उनसे मुझे मिलाएंगे, आपको याद है ना? वादा तो किया था बेटा। हाँ वो देखते हैं, अभी कुछ करते हैं। देखो ये जो पीछे वाले जो पहाड़ है ना, चल पाएंगे उधर? बहुत दूर है, चल पाओगे? हाँ, लेकिन हमें चलना है, चलिए। हाँ चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात तुम्हें पहले कह दूं कि घर छोड़ने से पहले दादा ने मुझसे कहा था कि तिवारी, मेरे बारे में किसी से कुछ कहना मत, कुछ बताना मत। ये तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनका पता निकाला हूँ, जरा संभाल के बातचीत करनी होगी। तुमसे वादा किया था तो मिला नहीं पड़े, मिलवाता हूँ, ले चलता हूँ, चलो। लेकिन ये बात किसी से बताने नहीं, ठीक है? ये थोड़ा आगे जाओ जाना है और वहाँ से बायां तरफ। तिवारी जी, हाँ? अरे दादा, आपको ढूंढते ढूंढते मेरी जान निकल गई हम लोगों की। लेकिन तिवारी, मैंने तो तुमसे कहा था कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है दादा, नरेन के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। जी हाँ, मैंने ही इनसे कहा था कि मुझे आपसे एक बार मिलाएं। तिवारी, ये नौजवान है कौन? विश्वनाथ जी को तो आप जानते ही हैं, उन्हीं का सुपुत्र नरेंद्र है। उस समय तो बहुत छोटे थे, अभी बड़े हो गए। मैं क्या करूं दादा, बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े थे आपसे मिलने के लिए। बहुत मुश्किल से आपका पता ढूंढा हूँ और लेके आया आपसे मिलाने के लिए। इतने सालों के बाद मेरे से क्या काम पड़ा? इस नौजवान के दिल में बहुत सारे प्रश्न हैं, कितने लोगों से मैंने मिलवाया, लेकिन इसके प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, और पता नहीं कौन इसको आपके बारे में बता दिया। नहीं दादा, मैंने नहीं बताया, आपने मना किया था, मैंने कुछ नहीं बताया। किसी ने कह दिया, तुम मेरे पीछे पड़ गए कि दादा से मिलवाओ, दादा से मिलवाओ। ये तो सत्य है कि विश्वनाथ जी के पुत्र होने की वजह से इनका देखभाल तो मैं तो कुछ करता ही हूँ, लेकिन जो बात आपने मुझसे मना किया था आपके बारे में कुछ बताने का, तो मैं क्यों बताऊँ? क्षमा कीजिएगा, लेकिन इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मैंने ही इनसे कहा था कि आपसे मुझे मिलवाए, तो ये आपके पास लेकर आए हैं मुझे। देखो बेटे, मैं 10 साल से घर परिवार छोड़ चुका हूँ। न तो मैं किसी से मिलता हूँ, न तो वो मुझसे आकर के मिलते हैं। मुझे घर परिवार और लोग, इन लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं इस जंगल में अपना जीवन जीता हूँ। हम यहाँ आपको विचलित करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके सहारे से मेरी कोई मदद हो सकती है। नरेन, आज भी तुम घर परिवार से जुड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारी कोई मदद मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। देखो नरेन, तुम्हारे मन में अगर कोई प्रश्न है तो उसमें सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए, जो समाज में रह के समाज सुधार का काम करते हैं। दादा, आप ही बता दीजिए कौन सा व्यक्ति है वो? तिवारी, इस बालक को तुम रामकृष्ण जी से मिलाओ। लेकिन इसका हट है कि पहले आपसे मिलेगा, इसके बाद उनसे मिलेगा। ये हट का कारण मैं जान सकता हूँ। आखिर रामकृष्ण जी में ऐसी कौन सी बात है कि हर कोई मुझे उन्हीं से मिलने के लिए कहता है? मिलो तब न जानो। हम इतना दूर सफर करके आए हैं, इतना लंबे से आए हैं, आप हमें निराश मत कीजिए। मुझसे क्या चाहते हो? आप घर परिवार से इतनी दूर यहाँ पर आके रहते हैं, यहाँ जंगल में रहते हैं, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने जीवन से पलायन किया है, या आपने अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से दूरी बना के रखी है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सबका सोच एक जैसा नहीं है, सबका कर्म भी एक जैसा नहीं है। तुम जो सहन कर सकते हो वो मैं नहीं सहन कर सकता। जिस तरह हमारे देश के लोग आपस से बिछड़ते चले जा रहे हैं, अपनी मिट्टी से दूर चले जाते हैं, उससे मुझे जो है काफ़ी ग्लानि होती है, इसलिए मैं दूर चला रहा हूँ। और जो इस ग्लानि को सहन करके रह सकते हैं वो रह रहे हैं। जैसे रामकृष्ण जी सब कुछ सहन करते हुए भी
अपने कर्मयोग को निभा रहे हैं। वही तुम्हारा सद्गुरु हो सकता है। तुम्हारे मन के प्रश्न का उत्तर वही दे सकते हैं। आपने घर परिवार को हमेशा के लिए छोड़ दिया है या कभी वापस आएंगे? जब तक देश के लोगों में सुधार नहीं आएगा तब तक मैं यहीं रहूंगा, नहीं जाऊंगा, और तब तक मेरा जीवन रहेगा भी नहीं। नरेंद्र, तुम्हारा कर्म जीवन अलग है। तुम्हारा विवेक जागृत हो चुका है, इसीलिए तो यहाँ तक घूमते हुए तुम मेरे पास आए हो। और इसी जागृत विवेक का आनंद उठाने के लिए विवेकानंद के रूप में सारी दुनिया में घूमते रहोगे, अपना कर्म जीवन निभाते रहोगे। यही तुम्हारा कर्तव्य है। और ये मुझे पता है, भले ही लोग मुझे कहें कि घर परिवार छोड़ करके ये जंगल में बैठे हैं, ये कापुरुष हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। मैं कापुरुष नहीं हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, और वो सिर्फ मेरे लिए है, और ये आपके लिए लागू नहीं होता। दादा, इसके बारे में आप इतनी सारी बातें कहे गए, आपको कैसे पता चलेगी सर? ये समझने के लिए तिवारी जी आपको भी जंगल में 10 साल बिताने पड़ेंगे। और ये नरेंद्र, देख लेना, दुनिया के हर जगह में जहाँ भी खारा पानी हो, उस खारे पानी में मिठास डालेगा, और वो मिठास कुछ दिन के लिए बना भी रहेगा, लेकिन इसके जाते ही जो है धीरे धीरे वो मिठास जो है खत्म हो जाएगा, खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा। और इसी बात से विचलित होकर उसका तन मन टूटेगा और जो है वो अपना शरीर छोड़ेगा। लेकिन जब तक वो शरीर में है तब तक इस कर्म से उसका छुटकारा तो नहीं है। लेकिन तिवारी, तुम इस बालक को समझा देना कि मैं जीता हूँ अपने लिए और ये जीता है पूरे दुनिया के लिए। यही कारण है कि मैं इसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं रामकृष्ण का नाम इसलिए तुम्हारे सामने लिया, वो सन्यासी हो करके भी जो है गृहस्थ में कर्मयोग का कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए मैं इनको उनके पास भेजना चाहता हूँ। और इस समय हमारे नज़दीक कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो उनके जोड़ का हो, और जल्द से जल्द तुम इनको रामकृष्ण से मिलाओ। हो सकता है उनको भी उनके जैसे हीरे की तलाश हो। और देर ना करें, शाम ढलने से पहले आप जंगल पार करके निकल जाओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा जाना। लेकिन दादा, आप कैसे रहते हैं जंगल में? आपको डर नहीं लगती ये जंगली जानवरों से? और वो जानते हैं कि कौन जंगल में ही रहते हैं और कौन शिकारी उनका शिकार करने के लिए आए हैं। ठीक है दादा, चलते हैं। क्या करें दादा, आपकी याद तो बहुत आती है। आप हम लोगों को छोड़कर चले आए जंगल में, और बंगाल की स्थिति आपको बताकर के भी कोई फायदा नहीं है। नहीं तिवारी, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं सुनकर अस्वस्थ नहीं होना चाहता। तिवारी, कुछ विदेशी लोग बोल के गए हैं कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में न तो कोई गरीब न कोई भिखारी थे। प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ विश्व का सबसे बड़ा देश ये है। ये संस्कृति हमारे लिए नहीं है। जिस तरह से बंगाली लोग इस संस्कृति को अपना रहे हैं वो बहुत ही दुख की बात है। जबकि मैं बंगाल को पूरे भारतवर्ष का सांस्कृतिक पीठ स्थान मानता हूँ। उस बंगाल का ये काला अध्याय मैं न जानूं तो ही अच्छा। चलो नरेंद्र।